धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंचासीन वक्तागण और इस हॉल में आदरणीय रमेश चंद्र शाह साहब, ज्योतिष जोशी जी, नवल शुक्ल जी, शंपा शाह जी, प्रेम शंकर शुक्ल जी, मणिमोहन जी, मनोज जी और तमाम आप सभी साथियों जो इस शहर से और इस शहर के बाहर से आए हैं, आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। टूटी फूटी जो कुछ बातचीत कर पाऊँगा वो आपके समक्ष है। अभी बीरू जी से पूर्व अनिल त्रिपाठी जी ने पूरे समकालीन कविता परिदृश्य पर अपनी बातचीत रखी और कई ऐसी उनकी चिंताएं हैं जो निश्चय ही जिन पर हमें विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि संवाद कम है, कवियों के बीच संवाद कम है, अलग अलग पीढ़ियों के बीच भी संवाद कम है। मैं मानता हूँ अनिल जी, संवाद कम है, कई लोग मानते हैं, मैं स्वयं भी दुखी होता हूँ। लेकिन जब आपकी परवर्ती पीढ़ी या समकालीन पीढ़ी आपसे कैसे एक दूसरे से जब अगर हमारा जुड़ाव नहीं हो रहा है तो सिर्फ हम चिंतित होकर न रह जाएं, मेरा यह कहना है। हम कुछ ऐसी कोशिश करें, कुछ ऐसे मंच बनाएं, कुछ इस तरह की सक्रियता रखें अपनी लेखनी से या तमाम दूसरे आयोजन कर्मों से कि वह सन्नाटा या वह जो संवादहीनता है, या संवादहीनता तो नहीं, अल्प संवाद की जो अवस्थिति है उसको हम दूर कर सकें। हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया में ऐसे, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इन क्षेत्रों ने ऐसी तमाम सुविधाएं उत्पन्न कर दी हैं कि हम यह काम आसानी से कर सकते हैं। हम में से कई मित्र इस काम को कर भी रहे हैं और हम घर में भी देखते हैं, एक अभिभावक के रूप में भी, कि जब बच्चे या छोटे भाई हमसे बात नहीं करते या कम करते हैं या अपनी ही दुनिया में मशगूल हैं तो हम ही आगे बढ़कर उन तक जाना होगा। तो हमारी बाद की जो पीढ़ियां हैं जो इस बीच आई हैं, जो 1990 के बाद आई हैं, 95 के बाद पैदा हुई हैं, ऐसी पीढ़ियां भी हमारे बीच आ गई हैं जिनकी इस भारत भवन के इस विषय में उन पर भी चर्चा हो रही है और होनी चाहिए। तो जब वो उस तरह से संपर्क नहीं रख रहे हैं या उनको उस तरह से हिंदी की जो पूर्ववर्ती पीढ़ियां हैं उनकी जानकारी नहीं है, तो हम ऐसे कुछ आसान से साधन विकसित करें जिससे वे आसानी से हम तक पहुंच सके। यह भी जरूरी है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ साहित्य सृजन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साहित्य में सक्रियता की भी आवश्यकता है। जो संस्थाएं हैं, जो भारत भवन है, साहित्य अकादमी है, हिंदी अकादमी दिल्ली की है, अन्य राज्यों की अकादमियां हैं, यहाँ भोपाल की भी हैं, बिहार की भी हैं, उत्तर प्रदेश की भी हैं, उनकी अपनी जगह है, निश्चय ही है। वे यथासंभव अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, पत्रिकाएं भी निकल रही हैं, मगर उसके बावजूद चूँकि हमारा भारत का भूगोल और साहित्यिक परिदृश्य इतना बड़ा है कि हम सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसा कि प्रेम शंकर जी ने कहा कि भाई हम अतृप्त आत्मा हैं, तो हम अधिक से अधिक तरह की गतिविधियों में आएँ और लोगों को जोड़ सकें। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे लॉकडाउन के समय में वेब सीरीज से, और जो वेबिनार हुए और जो फेसबुक लाइव हुए, उसमें भी कई सारी चीज़ें मिली। दूसरी बात अनिल जी ने ही कही कि स्मृतियों को लेकर या कैसे शहरों और महानगरों में चीज़ें बदल गई, हमारी जीवन शैली बदल गई। और जो आप गेहूं की चर्चा इन्होंने की कि हम पिसवाने जाते थे और ये सब चीज़ें, मैं तो स्वयं 10वीं तक गांव में रहा हूं और गेहूं की बहुत सारी किस्मों को नहीं जानता, अपने ही खेत के गेहूं को खाया हूं और खलिहान और खेत और गेहूं उन सब के बीच पढ़ाई की है, अपने कुएं का पानी पिया है। तो ये तमाम और ऐसे कई हमारे बीच यहाँ उपस्थित लोग हैं जो इन जगहों से जुड़े हुए हैं, गहरे जुड़े हुए हैं। ये कविताओं में भी हैं। आज भी गांव में जब जाना होता है उन कुओं पर, खेतों में, तो उस पर भी कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी और ऐसे दृश्य भी हैं जिसमें भूगर्भ जल जो है हमारी धरती का,
या कुएं किस तरह से सूख गए हैं, या खेतों में पानी की कमी है। बिहार के कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ खेतों में पानी नहीं है, या कृषक समाज का किस तरह से विस्थापन हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो खैर, ये अच्छा ही है साहित्य के लिए कि अलग अलग जगहों से लोग आएँ, ताकि अलग अलग बिंब जो है कविता में या कहानी में या दूसरी विधाओं में उपस्थित हो सके। ओम जी ने भी अभी यह बात कही कि विभिन्न कार्यालयी क्षेत्रों से भी लोग आएँ, उसकी भी चर्चा आपने की अरुण जी के माध्यम से, मेरे इस आलेख में भी है। मैं कुछ थोड़ा व्यवस्थित अपने आप को रख सकूं, इसके लिए कुछ चीज़ें नोट करके लाया हूं। शुरू करता हूं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। कुंवर नारायण अपनी एक कविता में लिखते हैं, कविता शब्दों में नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। इन पंक्तियों में कुंवर स्पष्ट करते हैं कि कविता और हमारे अस्तित्व के बीच अभेदता की स्थिति है। कविता में शब्दों से अधिक अस्तित्व का महत्व है, वही अस्तित्व जिसमें हम सर्वाधिक मौलिक और अनूठे हैं। हम में से हर व्यक्ति कुछ न कुछ विशिष्टता और नवीनता लिए हुए है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम अपने उस अनूठेपन और वैशिष्ट का कोई अतिरिक्त गुण न माने और न उस पर इतराएं, बल्कि इसे हम एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में लें। अगर हम अपने विशिष्ट और साथ साथ अपने सामान्य को भी एक साथ रखकर चलें, तो मुझे लगता है कि न हमें कोई दिक्कत आएगी और न हमसे किसी और को दिक्कत आएगी। इससे परस्पर स्वीकार्यता का भाव भी बढ़ेगा और ख़ास तौर से रचना के क्षेत्र में रचनाकारों के लिए तो यह काफ़ी आवश्यक भी है। हम जानते हैं कि कविता विधा पर कई तरह के आक्रमण भी हुए और कई बार इसके खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम चली। इसके पाठक वर्ग नहीं हैं और इसकी किताबें नहीं बिकती हैं। लेकिन मित्रों, अगर ध्यान से देखें, किसी भी कार्यक्रम में उनकी श्रोताओं की संख्या, दर्शकों की संख्या तो या पुस्तकों के कम बिकने की समस्या, तो यह सिर्फ कविता के लिए नहीं है, यह साहित्य की अन्य विधाओं में भी है और यह हमारी पूरी पुस्तक संस्कृति पर भी यह बात लागू होती है। कविता, आप जानते हैं, हमारी आदिम अभिव्यक्ति है और रहेगी। कविता के विरुद्ध जो कुछ कहा जाए और जिसके द्वारा कहा जाए, उसकी अपनी राय है। और कई बार कोई व्यक्ति, संपादक या कोई और किसी महत्वपूर्ण जगह पर है, तो हो सकता है कि उसकी कही बात देर तक प्रतिध्वनित हो, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे कविता समाप्त हो जाएगी। कभी नहीं होगी, जैसी और विधाएं समाप्त नहीं होंगी, कविता भी नहीं होगी। और इन घोषणाओं और ऐसे फरमानों का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल विधाओं के महत्व और उसकी जगह को लेकर हमें बहुत अधिक आग्रही होने की ज़रूरत नहीं है। विधाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं और कई बार एक दूसरे का अतिक्रमण भी करती हैं। इस काल में भी हमारे बीच के ही ऐसे कई लेखक हैं और हमारे पूर्ववर्ती भी तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कई विधाओं में लिख रहे हैं। शाह साहब इसके एक सशक्त उदाहरण हैं, जो एक साथ कई विधाओं में सृजनरत हैं। तो एक रचनाकार के रूप में मुझ पर या आप में से कई लोगों पर मुझे लगता है कि यह बात लागू है कि हम ये जो विधाएं हैं इसके किसी बहस में न पड़ें और जो है ये विधाएं, मैं इतना ही मानता हूं कि इस लेखकीय, पाठकीय, आलोचकीय सुविधा के लिए ही है, न कि इसकी लोकप्रियता और इसकी सीमाओं पर किसी बहस के लिए। अब जो आज का विषय है, भारत भवन की ओर से 21वीं सदी के पहले 2 दशकों में उभरे कवियों की कविताओं की प्रवृत्ति। मित्रों, कल भी हम कहानी के सत्र में थे, हम लोग सुन रहे थे। तो ये 2 दशक ऐसे हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर कई परिवर्तन हुए। इसकी चर्चा कल भी हुई। आर्थिक भूमंडलीकरण जो 90 के दशक में शुरू हुई, उसका एक और यांत्रिक और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सघन रूप से उसका एक विस्तार हुआ। तो
बड़े और इस बीच आप देखते हैं कि आतंकवाद की भी घटनाएं बढ़ी हैं, और यह सिर्फ भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका तक, यूरोप तक इसकी अनुगूंज है। और इन 2 दशकों में, अभी बीरू जी ने भी यह बात कही, इंटरनेट और मोबाइल क्रांति तेजी से लोकप्रिय हुई। और देखिए, चाहे ये जो तकनीक है, राजनीति नहीं, मुझे कई बार लगता है कि तकनीक जो है लोगों में बराबरी लाती है। ये जो हम मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोग हैं और बिल्कुल गरीब लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, इनमें भी आपको मोबाइल दिख जाएंगे, उनके पास भी इंटरनेट है, उनके पास भी तमाम सूचनाएं हैं। तो राजनीति से कहीं अधिक तकनीक जो है लोगों के लिए, लोगों के बीच बराबरी को लाने का काम करती है। सूचना भेजने और प्राप्त करने में जो समय लगता था उसमें बहुत तीव्रता आई है। कुछ सेकंड्स में हम विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं। मगर इससे क्या हुआ है कि हमारी निजता में भी एक सेंध लगाई गई है। कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी भी थोड़ी इससे प्रभावित हुई है। बैंकिंग की बात है तो साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के कई किस्से बढ़े हैं, और उससे हम देखते हैं, ये हमारी ये सिर्फ बैंकिंग या आर्थिक जगत की बात नहीं है, हमारी दैनंदिन जीवन शैली में भी किसी अनजान कॉल से हम डर जाते हैं या अनावश्यक कॉल से प्रभावित होते हैं। या आजकल ट्रू कॉलर का ज़माना है तो उसमें पहले से ही आ जाता है कि यह फ्रॉड का कॉल है, क्योंकि कई लोग उसको उस रूप में चिन्हित कर देते हैं। तो इससे भी हमारी जीवन शैली प्रभावित हुई है। इस बीच इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए कई शब्द और संकल्पनाएं आई जो इन कविताओं में हैं। और इनके साथ एक बात और कहूँगा जो मुझे अलग अलग शहरों में रहते हुए जिसका बोध हुआ, कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, जो एक वर्टिकल हाउसिंग है, वह महानगरों में, बॉम्बे में, दिल्ली में, इन जगहों पर पहले से थी। अब इन 2 दशकों में आप देखिए कि यह मंझोले शहरों में भी काफ़ी तेज़ी से फैली है। बिलासपुर है, रायपुर है, ये जो मंझोले शहर है, पटना है, इन सब जगहों पे जो छोटे छोटे शहर भी हैं, लखनऊ है, कानपुर है, इन जगहों में भी फ्लैट कल्चर बढ़ा है। इससे भी हमारी जीवन शैली प्रभावित हुई है। हमें एडजस्टमेंट करना आया है, या अगल बगल में शोर है, या हम बहुत छोटे घरों में सिमट गए हैं, या रोशनी की समस्या है, या आंगन नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये संवादहीनता की समस्या एक स्तरीय नहीं है, बहुस्तरीय है, कि इस तरह से कोई ऊपर से बातचीत कर रहा है फ्लैट में तो नीचे आवाज़ आ रही है। तमाम तरह के डिस्टर्बेंसेज हैं, आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे आप मालिक हैं या जैसे आप किराएदार हैं, वैसे वे लोग भी हैं, तो आप ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। बोलेंगे तो कोई आजकल किसी की सुनता नहीं है। पलट के जितना आप बोलेंगे उससे दुगना तिगुने आवेश में आपको सुनना पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो इन समस्याओं पर भी कविताओं में और साहित्य में किस तरह के परिदृश्य हैं, इस पर कुछ बातचीत करूँगा। जिस तरह किसी सफल लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक संख्या में जन भागीदारी अपेक्षित है, उसी तरह सार्थक कला माध्यम और साहित्य के लिए जरूरी है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। अगर मैं अच्छा मानता हूं कई बार कि लोग ज़्यादा लिख रहे हैं या तात्कालिकता में लिख रहे हैं, लेकिन यह अच्छा है। देखिए, उसकी गुणवत्ता को चालने का काम समय की छलनी कर देगी, मगर यह भी एक सुखद है कि लोग लिख रहे हैं, क्योंकि न लिखने वालों की भी एक संख्या बहुत बड़ी है। साहित्य से बिल्कुल विमुख लोगों की संख्या साहित्यकारों के घरों में बड़ी संख्या में है। बड़े बड़े साहित्यकार, ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं जिनके बच्चे साहित्य से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी इतना कर रहे हैं कि वे उन पर जीवनी लिखी जाए या उन पर एकाग्र लिखा जाए या उन पर कुछ और कार्यक्रम किया जाए, उसमें सहयोग कर रहे हैं। मगर कई ऐसी पीढ़ियां हैं बड़े साहित्यकारों के बच्चों की जो यह भी नहीं कर रही हैं। तो इसलिए अगर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यह अपना जो साहित्य का लोकतंत्र है ऐसे ही काफ़ी सिमटता जा रहा है। अभी ओम जी से बात हो रही, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की विदा हो रहे हैं हम लोग, तो हम इससे बचें। हमारे पास लोग आएँ, ठीक है, वो बाकी गुणवत्ता की बात है या उनके अंदर की अपनी प्रौढ़ता की बात है, वो वक्त के साथ वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे में अलग अलग
आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग आएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज कल भी एक कहानीकार जो यहाँ पर कल जिनका कहानी पाठ भी हुआ, उनसे भी बातचीत हो रही थी। वो सोशोलॉजी से PhD हैं, क्या नाम है उनका, आयशा जी। तो अब कोई समाज शास्त्र से आया है या वो उतनी पढ़ाई लिखाई करके आई हैं और कहानियों पर बात, उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि मैं हिंदी के बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ, और ऐसा कोई इस काल में नहीं है। हमारे पहले के भी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अलग अलग विधाओं में आए, इंजीनियरिंग से आए और दूसरी विधाओं से आए, भूगोल से आए, बॉटनी से आए और अच्छा काम किए। तो परिचय हम उसको स्वीकार करें। परिचय का दायरा जब व्यक्ति इस क्षेत्र में आएगा, साहित्य की विधा में आएगा, तो निश्चय ही वह फिर जानना भी चाहेगा। तो उसको हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है और हम अधिक से अधिक तरीके से अधिक स्तरों पर उन तक पहुंच सकें, ऐसे लोगों तक जो साहित्य में रुचि रखते हैं मगर साहित्य के नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये लाभकारी बात है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा जो भूगोल है साहित्य का वह समृद्ध होगा, वह बड़ा होगा। एक बात और जो मुझे अलग अलग प्रांतों में रहते हुए जो बहुत इसका अनुभव हुआ कि हिंदी क्षेत्र में भी, इस मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी या अन्य जगहों पर भी ऐसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो उड़ीसा से हैं। छत्तीसगढ़ में हूँ आजकल मैं, तो वहाँ तो यह खास तौर से कि झारखंड भी है, वहाँ उड़ीसा भी है, वहाँ मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है, कई ऐसे राज्य हैं। तो इससे जब मैं उनकी भाषा को ध्यान से देखता हूँ, जब वो जिन भाषाओं में बात करते हैं तो उनमें उनकी अपनी भाषा, उनका अपना जो उनकी जो मराठी है या जो उनकी उड़िया है या जो उनका तेलुगु है, उसका प्रभाव दिखता है। उनके घरों की संस्कृति दिखती है, आस पड़ोस में उस तरह के चीज़ों से हम अवगत होते हैं। और जिस वर्टिकल हाउसिंग की हमने बात की, जिसकी सीमाओं की ओर हमने इशारा किया, उसकी कुछ खासियतें भी हैं। उसमें खासियत एक यह भी है कि अलग अलग भाषा भाषी लोग, अलग अलग प्रांतों संस्कृति के लोग उन जगहों में रह रहे हैं, इकट्ठा रह रहे हैं। तो हम उससे भी जानते हैं। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा हिंदी साहित्य है या जो हमारी कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उनमें वो शब्दावली आई, उनकी संस्कृतियाँ आई। और ऐसे ही उन गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, तमिलनाडु है या नीचे और जाइए केरल है या नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, तमाम ऐसे कई लेखक नॉर्थ ईस्ट में हमारे बीच हैं जो सक्रिय हैं। उनमें फिर वो जो लोग हैं जो गैर हिंदी भाषी राज्यों में रह करके हिंदी में काम कर रहे हैं, वहाँ भी एक आवाजाही बनी। तो साहित्य में यह आवाजाही सिर्फ जो है कई स्तरों पर रहे, यह एकल न हो जाए। भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, भूगोल के स्तर पर यह आवाजाही रहे। तो इससे जो सांस्कृतिक छटा है और जो उससे एक सतरंगी आकाश बनता है, वह भी हम देखते हैं। और इन 2 दशकों में भी ऐसी कई कविताएं हैं जिनमें इसकी चर्चा है। और अभी कल भी और आज भी कई लोगों ने जो अस्तित्व की बात की, वह बात तो खैर आवश्यक है ही, जिसमें स्त्री स्वर, आदिवासी स्वर, दलित स्वर। तो ये जो 90 के दशक में और उससे कुछ पहले से भी जो चीज़ें थीं या जिस तरह के स्वर थे या जिस तरह के विमर्श थे, इधर वो और अधिक घोषित और संघनित रूप में हमारे सामने आए हैं। एक और जो नई प्रवृत्ति है वह है वर्जित के कोटरों में लेखकों ने प्रवेश किया है, जिस पे लोग लिखने से बचते थे। ऐसे तमाम ऐसे विषय हैं, ऐसी विधाएं हैं या विधाओं के भीतर ऐसी घटनाएं हैं जिनमें लेखक लिखने से बचते थे। तो वो ऐसी बोल्ड अभिव्यक्तियां, ऐसे वर्जित कोटर भी साहित्य में अपनी जगह बनाए हैं। कुंवर जी की जिस पंक्ति की से हमने अपने इस वक्तव्य की शुरुआत की, तो वो यही है कि कवि या साहित्यकार अपने अस्तित्व के साथ उस पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपने आप को अभिव्यक्त करे। अभी अरुण कमल जी के माध्यम से हमारे पहले वक्ता ने कुछ बातचीत रखी थी, उसको मैं यह कहना चाहूँगा कि अलग अलग रोजगारों में रहते हुए लोग लेखन कर रहे हैं। अभी अशोक वाजपेयी जी को हाल ही में सुनना हुआ था, उन्होंने अपनी जो उनकी नई किताब आई है उसमें जो उनकी टिप्पणियों का संग्रह है, उसमें वो उसको मटमैलापन कहते हैं कि यह कविताओं का अपना मटमैलापन है कि हम सिर्फ कवि नहीं हैं,
हम कुछ कुछ और करते हुए, हम स्थापत्य में काम करते हुए, हम अन्य शिल्प में काम करते हुए भी, हम पेंटिंग करते हुए भी कविता कर रहे हैं। तो यह जो मटमैलापन है, इससे भी कविता की जो विश्वसनीयता है वो बचेगी। इस मटमैलेपन में ही कविता की विश्वसनीयता है। और जो इस बीच की जो और उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं जिस पर हमने चर्चा की, बढ़ता हुआ शहरीकरण, घटती हुई सामुदायिकता, या चलिए हम लोग में से कई लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं, इस बीच हमारे समय की भी और बाद की भी ऐसी कई पीढ़ियां हैं जिन्होंने गांव नहीं देखी है, जिनकी ओर अनिल जी ने इशारा भी किया था। तो वो उस तरह की चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, लेकिन जिनके पास वो अनुभूतियाँ हैं, जिनके पास वो स्मृतियाँ हैं, वो वहाँ आएँ, वो उनके साहित्य में प्रदर्शित हों, और वो होती हैं। तात्कालिकतावाद एक बड़ी समस्या है। फेसबुक इसमें एक मतलब एक कारक है जो कुछ रूप में अच्छा है, कुछ रूप में बुरा है। आप रोज़ कुछ ना कुछ लिखें और उस पर पोस्ट कर दें, यह बुराई है। लेकिन प्रकाशित चीज़ों को वहाँ डालने की जो बातें हैं, और इससे जो आपकी जानकारी बढ़ती है, ठीक है, हम परस्पर संवाद न करें, लेकिन हम उनके पोस्ट पर जानकर उनकी कौन सी रचना कब कहाँ प्रकाशित हुई या वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसकी सूचना से भी हमें कई बार लाभ होता है। और हमें ऐसे अध्ययनों में, आलोचना के ऐसे अध्ययनों में, ऐसे परिदृश्यों को जानने में सुविधा भी होती है। 90 के दशक की बात अनिल जी ने उठाई थी, और जो हमारा बिल्कुल आज के विषय से बिल्कुल निकट का जिसका रिश्ता है, कविताओं की चर्चा की बात हुई। तो कविताओं की चर्चा किस तरह से होती है, थोड़ा इस पर भी सोचें हम। इसके दो ही तरीके हैं, या तो पत्रिकाओं में वो कविताएं छपें जो छपी हैं, और दूसरा कविता संकलन है। मैंने इस विषय पर तैयारी करते हुए इसका भी कुछ इस पक्ष पर भी कुछ अध्ययन किया। जैसे आलोक धनवा हैं, नरेश सक्सेना हैं, ऐसे कई लोग हैं जो शुरू से लिखते रहे, लेकिन जिनके संग्रह बाद में आए। 90 के दशक के ऐसे कई कवि हैं जिनके कविता संग्रह 2000 के बाद के में प्रकाशित हुए हैं। उसकी मैंने कुछ लोगों की बनाई है सूची, वो मैं यहाँ रखता हूँ। तो कविताओं की चर्चा करना, 90 के दशक की बात करना अपनी जगह सही है, लेकिन पत्रिकाओं में कुछ कविताओं की चर्चा होती है, लेकिन किसी कवि की मुकम्मल चर्चा उसके संग्रह के आने के बाद होती है। तो यह भी एक परिदृश्य है, और इसके कई कारक हैं कि भाई प्रकाशक आसानी से नहीं मिलते, उनकी अपनी तमाम तरह की व्यस्तताएं हैं। और आज से 20 वर्ष पहले, अब तो खैर कई प्रकाशक हो गए हैं, मगर आज से 20 वर्ष पहले तो इतने प्रकाशक भी नहीं थे, और समस्याएं थीं। कई बार कवि साहित्यकार का या कवि का अपना मूड है, उसका अपना एक मूडियल व्यक्तित्व है, कई बार उसकी अपनी दूसरी प्राथमिकताएं हैं। वो कई कारण हैं जिसमें कविताएं उस कवि की पत्रिकाओं में चर्चित तो हुई, मगर उनके संकलन बाद में आए। ऐसे कुछ कवि हैं जो मैं 90 के दशक से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनके कविता संग्रह 2000 या उसके बाद प्रकाशित हुए हैं, उनके मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। संजय कुंदन, उनका पहला कविता संग्रह कागज़ के प्रदेश में 2001 में आता है। प्रेम शंकर शुक्ल जी, इनका पहला कविता संग्रह कुछ आकाश 2002 में आता है। मणिमोहन जी, इनका पहला कविता संग्रह कस्बे का कवि एवं अन्य कविताएं 2003 में प्रकाशित होता है। अरुण देव, कोई तो जगह हो 2003। आर चेतन क्रांति, पहला कविता संग्रह शोक नाच 2004। पंकज राग, यह भूमंडल की रात है, वर्ष 2009। प्रियदर्शन लंबे समय से लिख रहे हैं, कहानियाँ भी कविताएं भी। उनका पहला कविता संग्रह नष्ट कुछ भी नहीं होता 2012। ऐसे कई उदाहरण हैं। तुषार धवल, पहला कविता संग्रह पहर यह बेपहर का 2009। तो इससे भी कई बार आवाजाही की भी इसमें बातचीत है, और प्रकाशन की जो समस्या है उस पर भी इसकी ओर हमारी निगाह जाती है इस बहाने। कुछ बात कविता के भीतर आत्मसंघर्ष की। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, रमेश चंद्र शाह, इनकी कविताओं में हम देखते हैं कि आत्मसंघर्ष कई स्तरों पर है। कुछ आसान भाषा में अगर इसे कहें तो यह आत्मसंघर्ष कुछ ऐसा है कि यौवन में कवि कुंवर नारायण की ओर मेरा आशय है, पुत्र की ओर से अपने आप को पुत्र मानते हुए आत्मजयी लिखे, और वही कुंवर अपने परिवर्ती जीवन में पिता की ओर से वाजश्रवा के बहाने लिखे। दिनकर उर्वशी लिखते हैं,
कुरुक्षेत्र लिखते हैं, मगर वही दिनकर हारे को हरिनाम लिखते हैं। भारती कनुप्रिया लिखते हैं, वही भारतीय अंधायुग लिखते हैं। तो जब हमारे रचे साहित्यिक पात्र विकसनशील हैं कहानियों में, कथाओं में, तो स्वयं रचनाकार और उसकी रचना यात्रा ठहरी हुई कैसे हो सकती है? जिन कवियों में वक्त के साथ यह विकास हुआ, उनमें रचनात्मक प्रौढ़ता हमें दिखती है। कविता का शिल्प जरूरी है, मगर वह शिल्प वक्त के साथ हम कवियों में बदले, यह भी जरूरी है। उक्ति वैचित्र और उक्ति वैशिष्ट एकमात्र हमारा आग्रह न रह जाए। हाँ, कविता करते हुए जब वे सहज रूप से आएं, संचरित हों, वे स्वीकार्य हैं। बस दूर की कौड़ी लाने में हम अनावश्यक रूप से अपनी कविताओं को उदाहरणों से और संदर्भों से बोझिल कर दें, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने अनुभवों को ही लिखें, और जब हम में से लोग या जो तमाम लोग जो साहित्य से जुड़े हैं अपने अपने अनुभवों को लिखेंगे, तो वह कविता के या साहित्य के ज़्यादा मौलिक स्वर भी होंगे। हम नकल से बचें, अच्छा बुरा हम जैसा लिखें, अपना लिखें, किसी की नकल करने की कोई कोशिश नहीं करें। अब कुछ बात प्रेम जी भी कह रहे थे सितार वादन के समय, लोक तत्वों की, उसकी आवाजाही की। यह भी साहित्य के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, खास तौर से जो भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता से भरे हुए देश हैं, जिनका एक बड़ा भूगोल भी है, एक सुदीर्घ इतिहास भी है, सभ्यताओं की एक पूरी आवाजाही भी है। तो यह दिलचस्पता, यह ठेठपन, चाहे वो हमारे गांव हों, हमारी फसलें हों, हमारे कस्बे हों, शहर हों, बाजार हों, तमाम हमारी कलाएं हों, उनकी भी जो उपस्थिति है वह कविता में बेहतर से बेहतर रूप में हमारे सामने आ सके। कुछ उदाहरण दूंगा। एक राजस्थान के कवि हैं, कवि कहीं का भी हो सकता है, वो उनकी एक कविता है लोक गायक प्रभात की। वह भी आसपास के ही हमारे कवि हैं। तो लोक गायक पे शीर्षक से उनकी कविता की पंक्तियां हैं। चांदनी में बैठे ग्रामीण अलाव तापते हुए सुनते हैं उसे, अलावों के चहुओर दीप दीप चेहरों पर रह रह खेलती है आदिम मुस्कान। इसी तरह उनके यहाँ लोक गायिकाओं पर, गड़ेड़िए पर, ऊंट गाड़ी में बैठी स्त्रियों पर, मतलब राजस्थान के कई परिदृश्य उनके यहाँ उभरते हैं। एक और नई कवित्री हैं जो इस अवधि में हमारे लिए उपयोगी भी हैं, जिनकी चर्चा करना आवश्यक है, स्वाति मेलकानी। स्वाति मेलकानी की एक कविता है अम्मा का गीत। वह एक अम्मा है, उनके घर में जो बैठी हुई है, जो विधवा है, जो अपने कमरे में बंद रहती है, तो जो उसका अपना रुका हुआ सूना और एकाकी जीवन है, गीत की स्वर लहरियों पर आगे निर्बाध बढ़ते हुए वह कैसे, वह अम्मा जो है अपने विगत को या अपने कटु या अपने मार्मिक या अपने कहीं जिस साथी को वो खो चुकी है उसको भूलने का उपक्रम करती है। तो कविता की अंतिम पंक्तियां इस तरह से हैं कि बारिश जारी है और जारी है अम्मा का गीत, मैं किनारे रख देती हूँ अपनी किताब और देखने लगती हूँ बारिश, अम्मा का गीत झमाझम बरसता है और भीग गई हूँ मैं भी। तो अम्मा के बहाने से वो एक दुखी, एक वैधव्य का जीवन जी रही स्त्री के माध्यम से कैसे, और उस लोकगीत को सुनते हुए कैसे वह लड़की, कोई भी हो सकती है, वह स्वयं भी कैसे द्रवित होती है, कैसे पिघलती है, उसका एक उदाहरण है। फिर कुछ और महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इस सदी के लिए भी जरूरी हैं और पहले से भी जिनकी बातें चल रही हैं और जिनका साहित्य में लगातार जिनकी दखल है। प्रवासन, पलायन, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शुरू से ही हैं, कोई आज से नहीं है। हाँ, आज और भी बड़े हैं। आप देखिए, अगर वैश्विक परिदृश्य पर आप नज़र घुमाएं तो एक बड़ा मानव जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, अपने यहाँ भी कई तरह के विवाद हो जाते हैं बीच बीच में, टेंटों में, शिविरों में रह रहे हैं। पूरा मध्य पूर्व का जो हमारा मिडिल ईस्ट है उसमें तमाम ऐसे लोग हैं। कई लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में घुसपैठ करते हैं, जहाँ जा रहे हैं वो उनको आने नहीं दे रहे हैं, जिस देश में वे रह रहे हैं वहाँ रहने की स्थिति नहीं है। ऐसे कई परिदृश्य, ऐसे कई समाचार, ऐसे कई फीचर BBC पर और तमाम चैनलों पे आपको देखने को मिलेंगे। वो बड़े कारुणिक दृश्य होते हैं। तो कविताओं में उनकी भी जगह होनी चाहिए, होती है, उनकी बात भी उठती है।
खासतौर से उसमें वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे ज़्यादा पिसते हैं। तो यह जो कराहती हुई मनुष्यता है, इसके स्वर भी हमारे यहाँ आए हैं। तो इस कराहती हुई मनुष्यता के बरक्स मनुष्य की जिजीविषा भी हम देखते हैं। वहीं खाना भी बन रहा है, वहीं कोई बीमार भी है, वहीं उसके पास जो जीवन की जो स्थूल ज़रूरतें हैं, स्वाभाविक ज़रूरतें हैं, प्राथमिक ज़रूरतें हैं, वह भी नहीं है, मगर मानवीय कारोबार जारी है। तो इन सुखद दुखद स्थितियों के बीच कविता इन परिदृश्यों को भी अपने में समेटती चले। ऐसे में अगर हम अपने इस अवधि पर लौटें तो अनिल अनलहातु और पंखुरी सिन्हा कि यहाँ हमें ऐसी कई कविताएं देखने को मिलती हैं। मानवीय संबंध शुरू से ही कवियों को, रचनाकारों को प्रभावित करते रहे हैं। और यह मानवीयता या यह पारिवारिकता सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बहाने जो मनुष्य की अपनी आदिम रागात्मक जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके एहसास हैं, उसकी भी हम अभिव्यक्ति कर पाते हैं। संतोष अर्श की ही एक कविता है, जादूगर थी बहनें, न जाने कैसे अपनी ढीली पोशाकों को चुस्त कर लेती हैं बहनें, क्या बहनें जादूगरनी होती हैं। इस तरह से बुआ पर कुमार अनुपम की, माँ पर दीपक जायसवाल की, दादी पर प्रदीप जिलवाने की कई ऐसी कविताएं हैं। लेकिन इस बात को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। इस बीच सांस्कृतिक क्षरण भी हुआ है और उत्तर आधुनिकता और तमाम और चीज़ें भी आई हैं। तो इसमें जो सांस्कृतिक क्षरण और ऊब की भी कई कविताएं लिखी गई हैं। जैसे फिल्मकार की भाषा में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अगर आप क्लोज शॉट लेते हैं किसी चीज़ का, बिल्कुल पास से किसी को देखें, तो वह उसकी जो असुंदरता है वो हमें दिखने लगती है। पेड़ हमें कुछ दूरी से ही अच्छे लगते हैं, जब हम बहुत पास जाएंगे तो उसके अपने उबड़ खाबड़, जो उसकी अपने और जो उसकी बनावट है उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है। मगर नई पीढ़ी में ऐसी कई कवि हुए जो क्लोज शॉट में जिन्होंने कविताएं लिखी और वहाँ इस तरह की ऊब या इस तरह की जुगुप्सा पैदा करती हुई कविताएं भी हैं। मसलन मैं नाम लूँगा शुभम श्री का, मेरा बॉयफ्रेंड, बूबू, चंपकों का प्रयाण गीत, ऐसे ही उनकी कविताएं। कुछ और विषय आगे बढ़ते हैं। प्रेम भी एक ऐसा विषय है जिसे हम कई तरह के बाइनरी अपोजिट्स में देखते हैं। प्रेम कविताएं शांतिपूर्ण स्थितियों में भी लिखी जाती हैं और विश्व की ऐसी कई बेहतरीन प्रेम कविताएं हैं जो युद्ध के मैदान पर लिखी गई हैं। प्रेम करते हुए और बाद में प्रेम में धोखा खाने पर भी हम कविताएं लिखते हैं। किसी पर एकाधिकार जमाते हुए, प्रेम में एकाधिकार की भी समस्या है, किसी पर एकाधिकार जमाते हुए और किसी के एकाधिकार में आते हुए भी हमने कई कविताएं प्रेम पर लिखी, लोगों ने लिखी। तो यह प्रेम एक साथ सरल और जटिल परिघटना है। अब धीरे धीरे सांकेतिक होते जी। प्रेम में हम सामने वाले की दृष्टि से भी लिखते हैं, प्रेम में हम तब भी लिखते हैं जब हम प्रेम में नहीं होते हैं। और एक जो नई संकल्पना आई है, जो एक महत्वपूर्ण संकल्पना है प्रेम में दोस्ती की। प्रेम में टूटन हो गई या प्रेम संबंध हमारे विच्छेद हो गए तो हम दोस्ती की ओर बढ़ गए। ऐसी भी कई कविताएं आज के समय में लिखी जा रही हैं जिनमें प्रेमिक जो है प्रेम उससे आगे बढ़कर एक दोस्त का रूप ले लेता है। सुधांशु फिरदौस की कविता यादगोई ऐसे ही उदाहरण हैं। और इस बीच प्रेम को खंगालने और उन पर संदेह करने की प्रवृत्ति भी कई भेदक बोध लेकर के हमारे सामने आती है। राजुला शाह का कविता संकलन है परछाई की खिड़की से। उनकी एक कविता है ए जिद की प्रेम। वे लिखती हैं, लगता है प्रेम था कभी, अभी अभी, अब केवल चढ़ते सूरज में सिकुड़ती सिमटती परछाई सी उसकी जिद। राजुला एक साथ सघन अनुभूति और तटस्थ निरीक्षण की कवित्री हैं। इसी तरह से अनुराधा सिंह के यहाँ भी प्रेम के पीछे की भावना और पुरुष छल की जो बातें हैं वह भी उनकी कविता प्रेम का समाजवाद में उभर कर आती हैं। कुछ बातें समय की चुनौतियों को लेकर कि जो समय की चुनौतियां हैं वह हमारे समकालीन कविता में किस तरह से उभर कर आई हैं। गीत चतुर्वेदी बैठे हुए हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है मदर इंडिया, जो शहर महानगर में हम देखते हैं कई बार निर्वसन घूमती, जिनके मानसिक विचित्रता हो या और भी कुछ कारण हो,
तो उस परिदृश्य के माध्यम से मदर इंडिया जैसी एक बड़ी कविता की रचना आप कर पाते हैं। अदनान कफिल दरवेश की कविता सन 1992 जो बाबरी मस्जिद ध्वंस पर है, उसमें भी हम यह चीज़ें देखते हैं कि कैसे उनके समय का जो है सूक्ष्म अवलोकन और यथार्थ की जो परतें हैं उनके बीच अपनी बात को कहने की जो का कौशल है वह हमें दिखता है। स्त्री स्वर अनुभूति, स्त्रीत्व और मातृत्व से जुड़ी कई कविताएं आज के परिदृश्य में लिखी जा रही हैं। वाजदा खान के यहाँ भी स्त्री मन की कई आकांक्षाएं हैं और तो मैं चलूंगी उनकी ऐसी ही कविता है। सुजाता, सुलोचना जैसी कवित्रियों में भी हम ये चीज़ें देखते हैं। शैलजा पाठक आज काव्य पाठ करेंगी, उनका एक कविता संकलन है मैं एक देह हूँ फिर देहरी। उसमें कमाल की औरतें, उनकी एक श्रृंखला है, कविताओं की पूरी श्रृंखला है, उनमें भी ऐसे कई तत्व आए हैं। आदिवासी संवेदना की बात पहले की जा चुकी है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। निर्मला पुतूल, जसिंता केरकेटा, अनुज लगून ऐसे ही नाम हैं। निर्मला पुतूल के संग्रह का ही नाम है नगाड़े की तरह बजते शब्द। तो यह जो आदिवासी जीवन या जो अंचल है उसके परिवेश का नगारा उनके दूसरे संग्रहों में, परवर्ती संग्रहों में भी बहुत गुंजायमान होता है। अपने घर की तलाश में फूटेगा एक नया विद्रोह, ऐसे ही उनके दूसरे कविता संग्रह है। जसिंता केरकेटा की कविता है साहेब कैसे करोगे खारिज। ये बिल्कुल जो हाशिए पर रह रही स्त्री है और आदिवासी स्त्री है, इसकी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। आज जो हैं हमारे बीच की एक और कवित्री हैं पूनम सोनछात्रा जी, इनकी भी कविताओं में नौकरी पेशा औरतें, पत्थर, अदृश्य डोर, इनमें भी हम देखते हैं कि स्त्री की कशमकश और विडंबनाएं कैसे बहुत सूक्ष्म तार से किसी रूपक के माध्यम से आ पाती हैं। अनुज लगुन की कविता अघोषित उल गुलाम एक महत्वपूर्ण कविता है और इसमें आदिवासी लोक के भी कई शब्द आ पाते हैं। बस 3-4 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अंबर पांडे आप जानते हैं, वो कई विधाओं में सक्रिय हैं। उनके यहाँ भी प्रयोगधर्मिता का भी आग्रह है। भाषा और विषय वस्तु के स्तर पर भी उनकी कई कविताएं हमें प्रभावित करती हैं। वेश्या से मिलना जुलना उनकी ऐसी ही कुछ कविताएं हैं। अब कुछ बात दूसरे जो हमारे दूसरे जो भाव हैं, विशुद्ध भाव हैं, निर्दोषता, रागात्मकता, उत्फुल्लता के कई रंग मोनिका कुमार की कविताओं में भी दिखते हैं। उनकी एक कविता है अनानास, मोनिका कुमार की एक कविता है अनानास, जिसमें हम देखते हैं कि नागार्जुन का कटहल कैसे अनानास में उभर कर आ जाता है। ऐसे ही जो हैं अविनाश मिश्र, उनके यहाँ भी जो दुर्गा के जो 9 रूप हैं उस पर उनकी केंद्रित कविता है नव स्तुति। उसमें दुर्गा के 9 रूपों को वो बिल्कुल भिन्न रूप में आधुनिक संदर्भों में लेकर देखते हैं और इससे पुरातनता को एक आधुनिक रंग भी मिलता है। जी, और कुछ और कवि जो रह गए हैं जिनमें मैं कहूँगा कि जो चित्रकारों के बीच से उभर के आते हैं, राम कुमार, विजेंद्र कुमार, रविंद्र की परंपरा में अगर हम देखें तो वाजदा खान, कुमार अनुपम, अमित कल्ला ऐसे ही हमारे कवि हैं जो एक साथ कई अलग अलग रचनात्मक परिदृश्य पर हमारे बीच हैं। कुल मिलाकर यह कि यह जो हमारा परिदृश्य है या जो ये कविताएं हैं या जो इस साहित्य का जो एक वर्तमान परिदृश्य इन कुछ उदाहरणों से उभर कर आता है, यह हमें कहीं ना कहीं कुछ संतोष के कुछ स्वर अपने साथ जरूर लेता हुआ दिखता है। एक लास्ट में जो एक अंतिम बात मैं कहूँगा वह इनकी बात करनी भी आवश्यक है, निरंजन श्रोत्रिय की। आप जानते हैं कि समावर्तन पत्रिका है, उसमें रेखांकित कॉलम वो लंबे समय से चला रहे हैं। उसमें लगभग अब तक 132-133 कवियों को रेखांकित किया जा चुका है और वो बाद में युवा द्वादश के नाम से कविता संकलन भी आता है। उसके साथ युवा द्वादश प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसे कई कवि 21वीं सदी के इन 2 दशकों के जो हम अगर देखना चाहें आसानी से तो इन युवा द्वादशों में और समावर्तन के रेखांकित कॉलम के माध्यम से हम देख सकते हैं। धन्यवाद। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कुछ कभी रह गए होंगे, इसके लिए माफ़ी। सब संभव ही नहीं है। शुक्रिया।